नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल फिजिक्स विद नीरज बिश्नोई सर। आज मैं आपके सामने भौतिक विज्ञान विषय का कक्षा 10 और कक्षा 12 के लिए एक कॉमन टॉपिक लेकर के आया हूं। देखिए दोस्तों, अब तक हमने सीखा ओम का नियम, और ओम के नियम को करने के बाद हमने देखा कि प्रतिरोधों का जो संयोजन है, प्रतिरोधों का संयोजन। दोस्तों, प्रतिरोध के बारे में हमने ओम के नियम में जाना था और हमने बात की थी कि प्रतिरोधों का संयोजन करने में ओम का नियम महत्वपूर्ण नियम भूमिका अदा करता है। जब हम प्रतिरोधों के संयोजन की बात करते हैं तो प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से किया जा सकता है। फर्स्ट हमने बात की थी दोस्तों श्रेणी क्रम संयोजन की, और श्रेणी क्रम संयोजन को हमने अपने वीडियो में समझ लिया था। उसके बाद में आज हम बात करेंगे समांतर क्रम संयोजन की, और ये समांतर क्रम संयोजन जो था उसी का अन्य नाम मैंने आपको बताया था कि इसी को पार्श्व क्रम संयोजन भी कहा जाता है। अब घरों में जो सामान्यतः विद्युत परिपथ बनाते समय जो घरेलू परिपथ होते हैं उनमें हम समांतर क्रम का ही उपयोग करते हैं। अब ये समांतर क्रम का उपयोग क्यों किया जाता है, इसकी व्यवस्था कुछ इस प्रकार की होती है जिस चित्र में आप देख सकते हैं। कहने का मतलब क्या होगा कि तीनों में एक अलग अलग प्रतिरोध है, R1, R2 और R3। इन तीनों में बहने वाली जो धाराएं होंगी वो अलग अलग होंगी। यदि ये उपकरण खराब हो जाता है तो इन दोनों पर इसकी खराबी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात एक उपकरण की खराबी का अन्य उपकरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए घरों में जो काम आने वाला हमारा क्रम है वो समांतर क्रम संयोजन है। समांतर क्रम संयोजन को डिटेल में करते हैं। जिस प्रकार श्रेणी क्रम संयोजन में क्या था, श्रेणी क्रम संयोजन में धारा क्या रहती थी, समान। श्रेणी क्रम संयोजन में धारा क्या रहती है, समान, और विभवांतर क्या होता रहता है अलग अलग प्रतिरोधों के लिए अलग अलग। उसी प्रकार समांतर क्रम संयोजन में क्या अलग होती है, धारा चेंज होती है। धारा क्या होती है, अलग, और विभवांतर का मान सभी के लिए क्या रहता है, सेम रहता है। मैंने आपको एक ही ट्रिक बताई है कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन जब आप कर रहे हो प्रतिरोधों का, तो जो चीज़ अलग अलग है ना, फॉर्मूले उसके लगाया करो। अब यहाँ फॉर्मूले किसके लगेंगे, धारा के। तो आइए हम देखते हैं प्रतिरोधों के संयोजन का समांतर क्रम संयोजन। देखिए दोस्तों, हमने हेडिंग डाली है समांतर क्रम संयोजन। कुछ इस तरह का इसका चित्र हमें दिखाई दे रहा है। ये हमारा पहला प्रतिरोध R1, ये दूसरा प्रतिरोध R2 और ये तीसरा प्रतिरोध R3। तीनों को एक बैटरी से हमने संयोजित कर दिया है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी V वोल्ट की बैटरी है, और कुंजी का जब ये डॉट लगा देते हैं तो ये कुंजी की चालू स्थिति है। यहाँ से धारा चल रही I मान की धारा, हम सपोज करते हैं कि बिंदु A पर Y मान की धारा आ गई। देखिए A बिंदु पर आने के जस्ट बाद में उसके पास तीन अलग अलग रास्ते हो गए, तो धारा क्या होती है, I1, I2 और I3 इन तीन भागों में टूट जाती है। प्रतिरोध R1 में I1 धारा जाती है, प्रतिरोध R2 में I2 धारा जाती है, और प्रतिरोध R3 में I3 धारा जाती है। कहने का मतलब धारा के तीन टुकड़े हो गए हैं, I1, I2 और I3। अब इसमें धारा अलग अलग है तो फॉर्मूले किसके लगाएंगे, धारा के। पहले इसकी परिभाषा को थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या है कि दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का संयोजन। दोस्तों, जब संयोजन की बात करते हैं, संयोजन का मतलब ही होता है जोड़ना, और जोड़ने के लिए कम से कम दो चीजें चाहिए होती है। तो यहाँ प्रतिरोधों के संयोजन की बात कर रहे हैं तो कम से कम कितने प्रतिरोध चाहिए, दो, और अधिकतम कितने भी हो सकते हैं। अब देखिए ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर का मान क्या होगा, एक समान। ये देखिए R1 ये A और B के मध्य ही जुड़ा हुआ है, R2 ये भी A और B के मध्य ही जुड़ा हुआ है, R3 ये भी A और B के मध्य ही जुड़ा हुआ है। तो तीनों पर विभवांतर कितना रहेगा, V। कहने का मतलब समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों पर विभवांतर का मान क्या होता है, एक समान होता है। प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन कहलाएगा। इस संयोजन में सभी प्रतिरोधों का एक सिरे आपस में जुड़े हुए होते हैं, और इसी तरह दूसरे सिरे भी आपस में जुड़े हुए होते हैं। देखिए क्या होगा, हम जानते हैं ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है, हमने पढ़ा हुआ है ओम का नियम। ओम का नियम हमने कल की वीडियो में किया था। ओम का नियम होता है V समानुपाती I और V बराबर I R। ये हमारा ओम का नियम था।
ओम के नियम से यहाँ से हमने एक रिजल्ट ये निकाला। एक रिजल्ट हम क्या निकाल सकते हैं, एक रिजल्ट निकल सकता है I बराबर V बटे R, और एक रिजल्ट निकल सकता है R बराबर V बटे I। तो ये तीन फॉर्मूले हमारे निकलते हैं। तो ओम के नियम से जो धारा का फॉर्मूला बनता है वो बनता है I बराबर V बटे R। तो देखिए इस सूत्र का हम क्या करेंगे, हमारे तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए इसका उपयोग करेंगे। सबसे पहले हमें पता है कि ओम का नियम लगाते हैं। तो ओम के नियम से V बराबर क्या था, I R, और समांतर क्रम संयोजन है, तीनों के लिए ही विभवांतर के मान क्या होंगे, समान। तो V बराबर I R होता है, V बराबर I R ही होता है, और V बराबर I R ही होता है। लेकिन तीनों के सेम हो गए, तो यहाँ R की जगह R1 है, यहाँ R2 है, R3 है। तो I1 R1 बराबर ही होगा I2 R2 के, और बराबर ही होगा I3 R3 के। अभी हमने देखा था I का फॉर्मूला, I बराबर क्या होता है, V बटे R। तो I बराबर V बटे R लगाए। तो अगर मैं धारा पहले निकालना चाहता हूँ, मतलब पहले प्रतिरोध में धारा निकालना चाहें, तो पहले प्रतिरोध के लिए हमारा मान कितना है, R1, और V क्या है, V। तो I1 का फॉर्मूला क्या बना, V बटे R1। इसी प्रकार से I2 का फॉर्मूला क्या बनेगा, V बटे R2, और इसी प्रकार से I3 का फॉर्मूला क्या बनेगा, V बटे R3। ये आ जाएगी हमारी समीकरण नंबर 1, 2 और 3। अब देखिए अभी हमने बात की थी I बराबर V बटे R। ये तुल्य प्रतिरोध होता क्या है, तुल्य प्रतिरोध का अर्थ है कि आप इतने सारे नहीं लगाना चाह रहे हो, आप क्या करना चाह रहे हो, एक परिपथ ऐसा बनाना चाह रहे हो जिसमें इन तीनों को हटाकर इसकी जगह एक ही प्रतिरोध जोड़ा जाए, तो उसको बोलते हैं तुल्य प्रतिरोध। अब समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध जो भी होगा उसको मैंने लिख लिया R इक्विवेलेंट से, R तुल्य से। तो I बराबर V बटे R इक्विवेलेंट। समीकरण नंबर 1, 2, 3 और 4 आ गए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, ये धारा I थी, और इसी धारा का एक टुकड़ा था I1, इसी धारा का एक टुकड़ा था I2, और इसी का एक पार्ट था I3। तो कहने का मतलब I1, I2 और I3 तीनों का योग क्या होगा, ये I ही होगा। तो वही सेम मैंने यहाँ पर कंडीशन लगाई कि जो कुल धारा है वो I बराबर क्या है, I1 प्लस I2 प्लस I3। और इन में मैंने क्या किया, ये जो समीकरण प्राप्त हुई, इस समीकरण में इनके मान रख दिए, I1, I2, I3 के। I का मान था V बटे R इक्विवेलेंट, वो रख दिया। I1 का मान था V बटे R1, I2 का मान था V बटे R2, I3 का मान था V बटे R3। ये तीनों मान जब रखते हैं तो हमें दिखाई दे रहा है कि V कॉमन आएगा, और V के कॉमन आने के बाद 1 बटे R इक्विवेलेंट बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। ये हमारा समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र आ गया। हालांकि ये तुल्य प्रतिरोध नहीं है, तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम ज्ञात करने का सूत्र है। देखिए किस प्रकार से हमें निकालना होता है R इक्विवेलेंट, जबकि ये जो उत्तर मिलेगा वो मिलेगा 1 बटे R इक्विवेलेंट का। तो लास्ट में क्या करना होता है, पलटना जरूरी होता है ताकि हमें केवल R इक्विवेलेंट का मान प्राप्त हो सके। आगे देखिए, इस प्रकार प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम मान होगा वो संयोजन में जोड़े गए सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। आप देख पा रहे हैं तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम मान है वो जोड़े गए सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। यही हमारा समांतर क्रम संयोजन में नियम है कि समांतर क्रम संयोजन में जो तुल्य प्रतिरोध का मान है वो जोड़े गए, तुल्य प्रतिरोध के जो व्युत्क्रम का मान है वो जोड़े गए सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। अब समांतर क्रम संयोजन में एक खास बात होती है दोस्तों, इसको हम एक न्यूमेरिकल से करने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं वो न्यूमेरिकल। देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार से हमें न्यूमेरिकल दे दिया जाता है, जैसे R1 का मान 2 ओम है, R2 का मान 2 ओम है, और R3 का मान 2 ओम है। हमें कहेगा इस परिपथ का हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना। तो तुल्य प्रतिरोध का भी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, 1 बटे जो R इक्विवेलेंट का मान है वो बराबर होगा 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटा R3 के। हम मान रखते हैं हमारे पास R1, R2, R3 तीनों के मान ही 2, 2, 2 ओम है। आप चाहें तो कुछ भी गणना के लिए मान अलग ले सकते हैं। तो मैंने मान रखा 1 बटे R इक्विवेलेंट बराबर 1 बटा 2 प्लस 1 बटा 2 प्लस 1 बटा 2। और जब आप इसको लघुत्तम लेके सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 बटा 2। ये मान दोस्तों जो आया है वो आया है 1 बटे R इक्विवेलेंट का, जबकि हमें केवल किसका मान चाहिए, R इक्विवेलेंट का। तो R इक्विवेलेंट का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पलट देंगे तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, 2 बटा 3
ओम। और जो 2/3 ओम हमारा उत्तर आएगा दोस्तों, ये हमारे जोड़े गए प्रतिरोध से भी क्या होगा, छोटा होगा। समांतर क्रम संयोजन का जो उपयोग किया जाता है वो इसीलिए किया जाता है कि समांतर क्रम संयोजन से हम क्या कर सकते हैं, समांतर क्रम संयोजन का जो तुल्य प्रतिरोध का मान आएगा वो परिपथ में जोड़े गए सभी से सबसे जो छोटा प्रतिरोध होगा उससे भी हमारा आंसर क्या आएगा, छोटा। जैसा कि यहाँ पर कितना प्राप्त हुआ, 2/3 ओम। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समांतर क्रम संयोजन का ये जो टॉपिक है समझ आया होगा। चैनल पर बने रहिए, चैनल को अपना पूरा सहयोग कीजिए। यदि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और सब्सक्राइब के पास बने घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आसानी से मिलते रहें। धन्यवाद।